हेलो हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम साइंस दर्पण में आप सभी का फिर से स्वागत है। हमने लास्ट वीडियो में क्लास 6 की बुक डिस्कस की थी। आज हम क्लास 7 की बुक डिस्कस करेंगे। ये लिस्ट है, कैसे रखें स्वच्छता, पोषक तत्व, पोषण, रोग, प्रदूषण, प्राथमिक उपचार, सिलाई कढ़ाई बुनाई, पाक कला, गृह प्रबंध और धुलाई। तो चलिए आइए करते हैं। जिन लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो एक बार देख सकते हैं। तो स्वास्थ्य कैसे रहे ये आप पॉज करके डिटेल पढ़ना चाहे पढ़ लीजिएगा। मैं सिर्फ हाईलाइटेड पॉइंट को डिस्कस करूँगी, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अच्छा चलिए जल्दी से, जिन लोगों ने पिछली वीडियो देखी थी ज़रा बताएं सु और अस्त का मीनिंग क्या है। यानी कि स्वास्थ्य को हमने तोड़कर पढ़ा था कि स्वास्थ्य किसे कहते हैं, तो जल्दी से बताइए। सु और अस्त, सु का अर्थ है सुंदर, जबकि अस्त का अर्थ है स्थिति, यानी कि हमारे शरीर की वह स्थिति जिसमें हम आकर्षक रहें, निरोग रहें, वही स्वस्थ कहते हैं। तो इसको हम पीछे से जब कॉम्बिनेशन बनाकर चलते हैं तो हमारा पिछला भी रिवीजन हो जाएगा। तो मैं साथ साथ आपके साथ पिछले भी बुक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछती रहूँगी। उसके बाद में यहाँ आप देख लीजिए, माल न्यूट्रिशन है, कुपोषण के बारे में दी गई है स्टोरी, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। कुपोषण से बचाव हम कैसे कर सकते हैं। दाल सब्जी चावल सलाद आदि उचित मात्रा ही संतुलित आहार है। ये संतुलित आहार के बारे में। रोग, एनीमिया, एनीमिया के बारे में यहाँ सब डिटेल दी गई है। हीमोग्लोबिन की कमी को दूर कर स्वस्थ लाल रक्त कणों का निर्माण करता है जो रक्त में लालिमा आती है। ये बताया गया है लोहे के बारे में, यानी कि आयरन। उसके बाद में ग्वाइटर आ गया। मैंने लास्ट वीडियो में भी ग्वाइटर से रिलेटेड डिस्कस किया था। आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करके हम अपनी आयोडीन की कमी को पूरा कर सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा RDA 2020 के बारे में डिस्कस कर दूँ तो जो है वो 250 mg, 280 mg और 280 mg ये सेडेंट्री, मॉडरेट और हैवी जो प्रेग्नेंट है ना लेडीज़ और लैक्टेटिंग वुमेन ही उनके लिए है। P फॉर प्रेग्नेंट, L फॉर लैक्टेटिंग। और अगर यहाँ मैं बात करूँ सिंपल मॉडरेट और हैवी नॉर्मल लेडीज़ की, जो मतलब प्रेग्नेंट नहीं है नॉर्मल है, तो उनको 150 mg चाहिए। तो इस तरह से क्वेश्चन बनता है RDA से, तो आप इसको यहाँ नोट भी कर सकते हैं। ये RDA 2020 के अकॉर्डिंग है। उसके बाद में नाइट ब्लाइंडनेस, हमने लास्ट टाइम भी इसको डिस्कस किया था। हरी सब्जियों से विटामिन ए की जो हमारी डेली रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती है, तो हमें इसे प्रॉपर लेना चाहिए। सेडेंट्री, मॉडरेट और हैवी के लिए विटामिन ए जो है 840 ग्राम mg है, और प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन के लिए 900 mg है। जबकि मेल की बात करूं तो 1000 mg है। इसे आप नोट कर लें अपने नोट्स में। उसके बाद में विटामिन B3 के बारे में, जिसे हम निकोटेनिक एसिड कहते हैं, निकोटिनामाइड कहते हैं। प्लेगराइज से रोग होता है, इसकी डिसीज़ होती है, जीभ सूखल लाल हो जाती है, और जो हमारे जो लिप्स होते हैं उसकी साइड के जो कॉर्नर होते हैं वो भी जख्मी हो जाते हैं, तो इसमें आता है। कुपोषण की कमी से होने वाली बीमारियां, सूखा रोग या रिकेट्स, आप इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद में प्रोटीन से रिलेटेड क्वेश्चन इसके बारे में दिया गया है। फिर उसके बाद में मैरिस्मस, ये आता है क्वेश्चन के प्रोटीन प्लस जो ऊर्जा है उससे कौन सा रोग होता है, तो मैरिस्मस आएगा। खाली प्रोटीन की कमी से क्वेश्चन आएगा। तो इसमें ना ये इजी है, बट एग्ज़ाम के टाइम में ना हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और हमारा इसी तरह से क्वेश्चन गलत होने के चांसेस रहते हैं। तो आप यहाँ से बेसिक से आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। ये कंप्लीट है, स्वस्थ ही जीवन है। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ये उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ये आप लगाइएगा। कैसे रखें स्वच्छता, स्वच्छता से रिलेटेड अब आ गया जल की स्वच्छता। हमने उसके बाद में हमारे शरीर में लगभग 70% जल होता है। ये तो TGT में और भी में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। संपूर्ण भारत में पाई जाने वाली सभी बीमारियों में लगभग 40% बीमारियां
तो संपूर्ण भारत में पाई जाने वाली सभी बीमारियों में लगभग 40% बीमारियां अकेले अशुद्ध पानी के कारण फैलती हैं। उपयोग, मानव शरीर में जल का उपयोग, हानियाँ, जल से हानियाँ। वायु के बारे में आ गया है। वायु एक अनिवार्य तत्व है। कितने परसेंट उसका रेशो पूछा जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, ऑक्सीजन कितनी है, नाइट्रोजन कितनी है, ये परसेंटेज आता है। प्रदूषित वायु से होने वाली हानियाँ ये है। अब आ जाता है बैलेंस डाइट के बारे में। बैलेंस डाइट जिसमें प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज लवण उचित मात्रा में होते हैं, वो हमारी बैलेंस डाइट कहलाती है। भोजन विषाक्तता के बारे में बताया गया है यहाँ पर कि भोजन विषाक्तता होने के कारण पकी हुई दाल, सब्जियां, दूध, दही को अधिक समय तक रखने से जीवाणु अथवा कीटाणु के संपर्क में आने से, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद में विषाक्त भोजन से होने वाली हानियाँ। भोज्य पदार्थ के संरक्षण के उपाय, उनको हम कैसे रख सकते हैं। तो अनाज और दालों का भंडारण से पूर्व ठीक तरह से सुखाकर साफ कर उचित जगह पर रखें। पकाने से पूर्व भोज्य पदार्थ को स्वच्छ पानी और अच्छी तरह से मतलब उसको धोना चाहिए क्लीन वाटर से। उसके बाद में डिब्बाबंद, जैसे डिब्बाबंद से ज़रूर एक टर्म आती है क्लास्ट्रीडियम बोटुलिज्म नाम से एक ऑब्जेक्टिव आता है, आपने देखा भी होगा, नेट में भी मालूम किया गया है और टीजीटी पीजीटी में भी हम आगे देखेंगे। यह है, आप इसको रीड कर लीजिए। उसके बाद में आता है पोषक तत्व और पोषण। फूड एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड ये यूनिट आ गई है कि फिर वही कि विटामिन ए की कमी से जो है बताई गई है या डिफिशिएंसी। फिर गाजर, पपीता, गोभी, टमाटर आदि इसके जो है हमें सेवन से हमें इस कमी को दूर कर सकते हैं, इस समस्या को दूर कर सकते हैं, ये बताया गया है। पोषक तत्व फिर से वही चीज़ रिपीट हुई है यहाँ पर। अब यहाँ आ जाता है, देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इन शब्दावलियों से क्वेश्चन आते हैं, उनको आप देख सकते हैं, इनको ध्यान से देखना है। प्रोटीन वनस्पति जगत से आ गया, पशु जगत से आ गया, फिर उनके कार्य, उनकी हानियाँ, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर एक बार पॉज करके अच्छे से देख लें। उसके बाद में कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, सब विटामिन ए के बाद विटामिन बी की कंप्लीट फैमिली, B1 को थायमिन, B2 को राइबोफ्लेविन, B3 को निकोटिनामाइड, B5 को पेंटाथोनिक, पैराडॉक्सिन, विटामिन B6, विटामिन B7, बायोटिन और B9 फॉलिक एसिड, B12 कोबालमिन। ठीक है। विटामिन सी किस में होता है, इसका नाम क्या है रासायनिक, एस्कॉर्बिक एसिड। यहाँ कार्य और यहाँ हानियाँ। उसके बाद में आ जाता है विटामिन डी, कैल्सीफ्लोर जिसे कहते हैं हम, विटामिन ई, टोकोफेरोल, विटामिन के, फाइलोक्विनोन। फिर उसके बाद में आ गए खनिज लवण। अच्छा, जो हमारे बॉडी है ना, उसमें खनिज लवण जो होते हैं वो 4% होते हैं, उनका जो रेशो होता है उन सबसे बचकर 4% होता है, और 4% में सिर्फ 2% का जो 2% होता है वो कैल्शियम होता है। मतलब 4% तो हमारे में खनिज लवण का पोर्शन है, उसके बाद में 2% कैल्शियम का रहता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आयरन, आयोडीन, जल के बारे में बताया गया है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। उसके बाद में संतुलित भोजन क्या है। अब यहाँ पर वृद्धि कारक जैसे प्रोटीन, ऊर्जा यानी कि कार्बोहाइड्रेट, चीनी, गुड़, चावल, गेहूं, मक्का, इससे हमें ये कहते हैं ना इंस्टेंट अगर हमें चाहिए, और हम बिल्कुल गर्मी में जब कहते हैं कि ग्लूकॉन डी ले लीजिए आप या कोई शरबत वगैरह, तो क्या होता है, वो कार्बोहाइड्रेट तो होता है कि इंस्टेंट हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। शरीर को विभिन्न रोगों से रक्षा करने वाले विटामिन और खनिज। संतुलित आहार वह आहार है जिसमें सभी पोषक तत्व, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल आदि निश्चित मात्रा में पाए जाते हैं, वही हमारी बैलेंस डाइट है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ है कि जो भोजन एक व्यक्ति के लिए संतुलित है वह दूसरे के लिए भी संतुलित हो,
तो ये चीज़ है, क्योंकि बच्चों की रिक्वायरमेंट अलग होती है, उसके बाद में बड़ों की अलग होती है, वृद्धों की अलग होती है, और उसमें भी मेल फीमेल अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, तो हमें उसी के अकॉर्डिंग देखना है। अच्छा, यहाँ पर ये दे रखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय इकाई जूल में भी लास्ट टाइम क्वेश्चन आ चुका है। अब उसके बाद आता है कम श्रमिक करने वाले व्यक्तियों को और अधिक। यहाँ मैंने आरडीए लिखा है, ये आरडीए 2020 के अकॉर्डिंग है, ये इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा कि फीमेल में सेडेंट्री, मॉडरेट और हैवी पर डे का है, ये पर डे 1660, 2130, 2720। मेल के लिए 2110, 2710, और ये है 2970, सॉरी 3970। तो आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद ये आपका आ जाता है यहाँ पर क्वेश्चन आंसर। अब आगे रोग और उनसे बचाव। मेल के लिए 2110, 2710 और 3470 हैवी वर्कर के लिए। ये हमारी यहाँ पर सीरीज पूरी होती है, आप देख लीजिए। उसके बाद आ जाता है रोग और उनसे बचाव। रोग मेंशन है यहाँ पर, ये रोग हैं। उसके बाद जल के माध्यम से बताया गया है टाइफाइड, अतिसार, पेचिश, हैजा। टाइफाइड के बारे में, भोजन और जल और दूध से फैलता है ये रोग, और शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और आहार नाली में विकार उत्पन्न करते हैं। अच्छा, टाइफाइड का जो एक बैक्टीरिया है उसे हम क्या कहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आंसर आपको कर दूंगी। ये इसके लक्षण, उपचार। उसके बाद डायरिया और पेचिश। देखिए, डायरिया ना जल और भोजन के सेवन से फैलता है। इससे ग्रसित व्यक्ति बार बार पतले दस्त आने लगते हैं, शरीर में ना पानी की कमी हो जाती है और रोगी कमज़ोर हो जाता है। ये उसके उपचार हैं। उसके बाद पेचिश, जिसे डायसेंट्री कहते हैं, ये भी जल और भोजन से फैलता है, बट इसमें ना जो मोशन है उसके साथ आम और खून आता है, तो ये इसमें डिफरेंस है, थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है इसमें। ये इसका उपचार दे रखा है। हैज़ा भयानक रोग है, और दूषित जल को पीने से हैज़ा होता है। आपने देखा होगा कि कहीं एक पहले होता था कि कहीं एक जगह इसे महामारी के रूप में भी कई बार घोषित किया गया है कि मेलों में या कहीं ऐसी जगह पर जहाँ इकट्ठा हो और मक्खियाँ वगैरह सब उस पर लग रही हैं, इस तरह से ये चीज़ें ज़्यादा फैलने के चांसेस रहते हैं। ये उसके लक्षण हैं, ये उपचार है, और यहाँ पर इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, आप देख लीजिए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण के कारण कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर गैसें निकलती हैं, और आप इसको पढ़ लीजिएगा पॉज करके, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। मेरा मकसद यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा बताना है बेसिक से। सीसा रहित पेट्रोल या CNG कंप्रेस नेचुरल गैस के वाहन चलाना अनिवार्य कर दिया गया है। CNG के देखा भी है हमने। अच्छा, मैंने ना लास्ट टाइम आपसे क्वेश्चन डिस्कस किया था जब हमने करा था, तो LPG गैस की फुल फॉर्म पूरी पूछी थी, क्या होता है उसमें, कौन सी गैस होती है, उसका खाली में कितना वेट होता है, और उसके भरने के बाद में यानी कि फिल होने के बाद में, रिफ़िल होने के बाद कितना वेट होता है। ज़रा कमेंट बॉक्स में आप आंसर ज़रूर बताइएगा। ताजमहल का कलर जो है वो येलो हो रहा है, ये क्वेश्चन आ चुका है। अच्छा हाँ, गाँव में थ्रेसर द्वारा अनाज व भूसा अलग किया जाता है। जब ये कार्य होता रहता है तब थ्रेसर से निकलने वाले छोटे छोटे भूसे के कण वायु में मिल जाते हैं, जो श्वसन क्रिया द्वारा हमारे शरीर के अंदर पहुंचकर शरीर को हानि पहुंचाते हैं। ये आप देख लीजिएगा, ये मुझे इंपॉर्टेंट लगा, मैंने इसलिए हाईलाइट कर दिया इसको। प्रभाव, भोपाल के बारे में आ चुका है क्वेश्चन के कौन सी गैस थी। यूनियन कार्बाइड द्वारा भोपाल द्वारा में जहरीली में गैस बनाने के लिए कारखाना था, और उसके बाद में काफ़ी लोगों की डेथ भी हो गई थी। तो ये किस तारीख को होता है, 2 या 3 दिसंबर, जैसे 3 दिसंबर रहता है क्योंकि रात का टाइम था, और 1984 में। उसके बाद में आपका ये आ जाता है। फिर ध्वनि प्रदूषण के बारे में आ जाता है यहाँ।
थोड़ा सा इन्होंने एक घटना के बारे में जिक्र किया है। ये आंध्र प्रदेश की रलपुरी गांव की है। तो वहाँ से कुएं खोदने में जो है गहराई से गैस निकलने लगी थी और आग लग गई थी, इतनी भयंकर थी कि उसे बचाने के लिए अमेरिका की हेल्प ली गई थी और 82 से 93 डेसिबल आग की गई थी, जो मानव के सहन शक्ति के बाहर थी। इसके बाद में ये इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन बनते हैं, आप इनको ज़रूर देख लें एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है प्राथमिक उपचार। तो अब हमारे पास है प्राथमिक उपचार। फर्स्ट एड बॉक्स क्या है, क्या क्या इसमें हमें सामान रखना होता है जिसे फर्स्ट एड बॉक्स हमें बनाना है। रुई, पट्टी, खपच्ची यानी तिकोनी पट्टी, कैंची, ब्लेड, चाकू व चिमटी, थर्मामीटर बुखार के लिए, डिटॉल, लाल दवा, टिंचर आयोडीन, मरहम, नारियल तेल, साधारण नमक, चीनी, पुदीना हरा, ग्लूकोज। ये इसका पूरा दे रखा हुआ है। उसके बाद में घरेलू वस्तुएं दे रखी हैं। अतिसारी दस्त में क्या हमें घरेलू उपचार करना चाहिए, वमन व उल्टी में और पुराने बुखार में, खांसी में, ज़ुकाम में, चोट लगने पर, दांत दर्द में, पेट दर्द में, लू लगने पर और कब्ज़ की शिकायत में। यहाँ क्वेश्चन है, आप इनको देख लीजिए। अच्छा, आप ज़रा ये भी बताइए कि हमने जो क्लास 6 की बुक को रीड किया था, तो हमने वहाँ कौन से प्राथमिक चिकित्सा देखी थी, किस बारे में किया गया था, अगर आपको याद है। चलिए मैं बता देती हूँ। नंबर 2 पर हमने बिच्छू का काटना पढ़ा था। 3rd हमने क्या पढ़ा था, कुत्ते के काटने से। 4th हमने क्या पढ़ा था, 4th हमने पढ़ा था सांप के बारे में। ठीक है। अच्छा, जो कुत्ते को पानी से डर लगता है उसे क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उसके बाद में जो बिच्छू का काटने पर हमारा किस तंत्र पे असर पड़ता है, मतलब बॉडी के अंदर जो हमारा तंत्र है किस तंत्र पर सीधा इफ़ेक्ट पड़ता है, और बर के काटने पर कटे हुए स्थान पर हमें क्या लगाना चाहिए, बताइएगा आप। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट सिलाई कला। आवश्यक नाप लेने की विधि, चेस्ट सिस्टम। यहाँ मेंशन है कि सीने की नाप लेने के लिए नापने यानी कि जो फीता होता है बच्चे या व्यक्ति की दाईं ओर खड़े होकर के लेना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि दाईं खड़ा होना है या बायां खड़ा होना है, तो हमें राइट साइड खड़ा होना है। ठीक है। ये यहाँ पर है, ये वस्त्र काटने सिलना, यहाँ पजामे के बारे में, पेटीकोट के बारे में ये विधि दी गई है, आप देख लीजिए इसको। उसके बाद में घर पर वस्त्र की सिलाई करने से क्या होता है, पारिवारिक लाभ, व्यावसायिक लाभ और आंतरिक बचत। अब आ जाता है हमारे पास एम्ब्रॉयडरी का चैप्टर। एम्ब्रॉयडरी चैप्टर पर कपड़े पर नमूने या डिज़ाइन उतारने की 2 विधियाँ, जो कि हमने लास्ट टाइम भी देखी थी। ठप्पा यानी कि एक कोई लकड़ी का या कोई और किसी धातु का ले लेते हैं, उस पर डिज़ाइन को बना लेते हैं और इस तरह से उसको कलर करके और करते हैं ना, डिज़ाइन को बना लेते हैं कपड़े पर ठप्पे द्वारा और ट्रेस द्वारा। ट्रेस द्वारा हमें कार्बन पेपर चाहिए, नील द्वारा भी कर सकते हैं, गेरू द्वारा भी कर सकते हैं, कांसे की कटोरी के से नमूना छापना भी है और अक्स द्वारा नमूना उतारना भी है। अब आ जाता है टाँके। चैन स्टिच के बारे में पूछा गया। उल्टी बखिया, स्टेम स्टिच, रनिंग स्टिच, कढ़ाई कांथा के नाम से बहुत प्रचलित है, वो कांथा कढ़ाई जो बंगाल से रिलेटेड है, ये उसी के बारे में। क्रॉस स्टिच, फिश बॉन, ये ना लखनवी देखा होगा आपने सूट में, जब हम अपोजिट करके देखते हैं तो इस तरह से किस क्रॉस बना हुआ होता है ना, क्रॉस सेक्शनल, ये वही है, शैडो वर्क जिसे कहते हैं। साटन स्टिच, लेजी डेजी कढ़ाई, दूरी पर होता है प्रत्येक टाका, तो आप ये देख लीजिए। उसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर क्या है, बुनाई। निटिंग, ऊन के फंदे बनाकर सलाइयों की सहायता से वस्त्र का निर्माण करना ही बुनाई कला है।
सिलाइयों से ऊन द्वारा वस्त्र बुनकर पहन लेना ही पर्याप्त नहीं, वरन उन्हें कलात्मक रुचि को सुंदर ढंग से प्रदर्शित करना है। ये निटिंग के बारे में। अच्छा, हमने बॉर्डर बनाने के लिए बात करी थी, तो बॉर्डर जब हम बनाते हैं तो कितने नंबर की सिलाई से बनाते हैं, ज़रा बताएं। लास्ट टाइम पूछा गया था कि जो बॉर्डर होता है, जो हम बॉर्डर बनाते हैं, जैसे ये है ना नीचे, तो ये कितने नंबर की सिलाई से बनाते हैं, मेंशन कीजिएगा। अगला भाग, आस्तीन, गले की पट्टी। बुनाई के विभिन्न नमूने, चने जैसी बुनाई, साबुदाना बुनाई जिसे मोती दाना और हम धनिया बुनाई भी कहते हैं। हमने क्लास 6 की बुक में भी इसको पढ़ा है। कन खजूरे की बुनाई, चौकोर खाने वाली बुनाई। जाली बनाना, ऊनी वस्त्र बुनते समय ध्यान रखने योग्य बातें। उसके बाद में यहाँ अब एक्स्ट्रा हमें मिला है नेक्स्ट, वो है क्रोशिया के बारे में। क्रोशिया से भी जो हम बुनाई करते हैं, क्रोशिया द्वारा बुनकर सुंदर नमूने तैयार किए जाते हैं। ये एल्युमिनियम, प्लास्टिक, पीतल, स्टील की बनी हुई एक सिलाई होती है। इसके आगे का भाग हुक की तरह मुड़ा होता है, इसी से धागे को पकड़कर खींचते हैं। प्रकार, उपयोग, विधि, नमूने, सादा किनारा, कंगूरेदार किनारा, ये यहाँ चैप्टर फिनिश हो जाता है। उसके बाद में पाक कला आ जाता है। पाक कला में इसमें थोड़ी सब्जियों की रेसिपी वगैरह के बारे में दिया हुआ है जी। यहाँ आप इसको देख लीजिएगा, इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है। अब ये होम मैनेजमेंट में आ गया है। होम मैनेजमेंट में खटमल के बारे में दिया है। उसके बाद में मच्छर, हाँ यहाँ देखिए, यहाँ से है, काटने से फाइलेरिया, मलेरिया जैसी घातक बीमारियाँ होती हैं। क्यूलेक्स, एनीफिलीज, एडीज। अब क्यूलेक्स से फाइलेरिया होगा, मादा एनीफिलीज से मलेरिया रोग, और एडीज मच्छर के काटने से डेंगू रोग। अब यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि डेंगू रोग कौन से मच्छर के काटने से होता है। यही ऑप्शन दिए जाते हैं और हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो डेंगू किससे है, डेंगू एडीज। देखिए इसमें भी डे आ रहा है, उसमें भी डे आ रहा है। इससे ना एक ट्रिक बनाकर अगर हम याद करते हैं तो कभी नहीं भूलते। मादा एनीफिलीज से हमें मलेरिया रोग हो जाएगा, ठीक है। क्यूलेक्स से फाइलेरिया, क्यूलेक्स फाइलेरिया। मक्खी के बारे में है, ये दीमक। यहाँ से आप देख सकते हैं इन शब्दावलियों से क्वेश्चन आ जाते हैं। बस थोड़ा सा इसमें बाजार का हिसाब दे रखा है, दैनिक, साप्ताहिक, मासिक। इस तरह से बनाना है, ये है। और थोड़ा सा ये पोर्शन है, आप इसको रीड कर लीजिएगा। तो इस तरह से हमारी, हाँ, ये बुक ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है। धुलाई कला से रिलेटेड आगे देखिए, पिछली बार हमने धुलाई कला में जो पढ़ा था, नील और कलफ पढ़ा, तो नील और कलफ पढ़ा था। अब यहाँ पर ना ऊनी और रेशमी धुलाई के बारे में आ गया है कि ऊनी धुलाई, ऊनी वस्त्रों की धुलाई किस तरह से, वो हाथ से भी हो सकती है, मशीन से भी। हाथ से बुने वस्त्रों की भी हो सकती है, मशीन से बुने वस्त्रों की भी होती है। मशीन से बुने वस्त्रों को जहाँ तक हो सके ड्राई क्लीन कराना चाहिए। ये इन्होंने इसका दे रखा है कि हल्के गुनगुने पानी में रीठे का सद डालकर उसको वॉश करना चाहिए, और ये सब टोटल दे रखा है। उसके बाद में रेशम के कपड़ों के, तो साबुन के घोल में रीठे के घोल। अच्छा, आपका ऊन हुआ या रेशम हुआ, दोनों ही आपके एनिमल फाइबर हैं, क्योंकि वूल हमें मिलेगी एनिमल से, और रेशम जो मिलेगा वो हमें रेशम की एक कीड़ा जो होता है उससे मिलता है। अंडा, लार्वा, पीपा, कीड़ा, जो पूरी स्टेजेस होती हैं हम आगे डिस्कस करेंगे। तो दोनों ही प्रोटीन फाइबर है। उसके बाद में इसमें कौन सा कलफ लगाना चाहिए, ये क्वेश्चन आ चुका है, ये PYQ है, आप देख लीजिएगा। उसके बाद वस्त्रों पर इस्त्री करना, और ये आपका
पूरा हो गया। तो अब आप देख सकते हैं कि आपके क्लास 7 की भी जो है वो बुक हमारी कंप्लीट हो गई है। तो आप जो है इसको देख लीजिए। अब नेक्स्ट मैं क्लास 8 के बारे में लाऊंगी। अच्छा, आपके लिए एक क्वेश्चन मैं छोड़कर जा रही हूँ कि न्यूट्रिशन वीक किस डेट से किस डेट तक मनाया जाता है। जो न्यूट्रिशन वीक है वो किस डेट से किस डेट तक और किस मंथ में मनाया जाता है, तो ज़रूर बताइएगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं इसी की नेक्स्ट सीरीज़ लेकर आती हूँ। ओके, थैंक यू।